नमस्कार मित्रों, वेलकम टू रकुल टीचर्स। मित्रों, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। आज हम अपने स्टूडियो में महाराजा कॉलेज के उप प्रधानाचार्य श्री परमात्मा पांडे जी से परीक्षार्थियों की परीक्षा पर कुछ महत्वपूर्ण परिचर्चा करेंगे, जो परीक्षार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा में बहुत ही लाभकारी होगा, मार्गदर्शक होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस ब्रॉडकास्ट में परीक्षार्थियों की परीक्षा पर परिचर्चा। सबसे पहले हम श्री पांडे जी से धन्यवाद के साथ अपने स्टूडियो में आपका हम पुनः स्वागत करते हैं। थैंक यू। आप आए और इस चर्चा में के माध्यम से हमारे ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। पांडे जी, इस बोर्ड की परीक्षा को लेकर अक्सर परीक्षार्थी बहुत ही प्रेशर में रहते हैं, चिंतित रहते हैं। कुछ परीक्षार्थियों की, जैसे हाई स्कूल की है, उनकी पहली बोर्ड परीक्षा होती है, वो बोर्ड परीक्षा के नाम से डरते हैं। नहीं, सही। जिनको लेकर परीक्षार्थी अक्सर परेशान रहते हैं, हर वर्ष नए परीक्षार्थी परेशान रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से, आपके द्वारा उन कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। सर, हमारा पहला प्रश्न है, परीक्षार्थियों को अपने सेंटर पर कितने समय पहले पहुंचना चाहिए? सबसे पहले हम अपनी तरफ से रकुल टीचर्स पूरे स्टूडियो को, पूरे परिवार को इस पॉडकास्ट को आयोजित कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वास्तव में आपने जो चर्चा आज रखा है, ये परीक्षा के समय जो हमारे परीक्षार्थी हाई स्कूल वाले होते हैं, इंटरमीडिएट वाले होते हैं, इंटरमीडिएट वाले थोड़ा कम होते, चूंकि एक बार उनको हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाता है, तो कहीं न कहीं परीक्षा नाम ही प्रेशर पैदा कर देती है। तो कैसे हम प्रेशर को रिलीज करें, प्रेशर में जो सही हम लोग गलती करते हैं, उन गलतियों को हम लोग कैसे कम करें, इन्हीं विषयों पर आज हम कुछ बताना चाहेंगे। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसको भी हम चर्चा करेंगे, और हम अपने परीक्षार्थियों को कैसे हम परीक्षार्थियों का प्रेशर कम करें जी, परीक्षा का प्रेशर। तो सबसे पहली बात हम अपने परीक्षार्थियों को बताना चाहेंगे कि आप 100% आत्मविश्वास के साथ परीक्षा कक्ष में प्रवेश कीजिए। सबसे बड़ा प्रेशर तो यहीं रिलीज हो जाएगा। आपने पहला क्वेश्चन किया हमसे आपने कि परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा सेंटर पर कब पहुंचना चाहिए। पहले दिन 1 घंटा पहले, और उसके बाद अदर डे पर आप आधे घंटे पहले आप परीक्षा सेंटर पहुंच जाइए। अपने निर्धारित सीट पर आप बैठ जाइए, अंक क्रमांक का मिलान कर लीजिए, और अपने चारों तरफ जिस सीट पर आप बैठे हुए हैं उसको चेक कर लीजिए कि कहीं कोई चीट पूर्जी या नकल की सामग्री या आपके कहीं सीट पर कुछ लिखा उखा नहीं है। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं तो कक्ष निरीक्षक महोदय को आप अवगत कराइए और उसको आप क्लीन करवा दीजिए। दिक्कत क्या होती है कि अगर परीक्षा के दौरान ये चीजें पकड़ में आती हैं तो भले आपकी वो चीजें ना हो, आप ही दोषी माने जाएंगे। और सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे में परीक्षाएं आपकी हो रही हैं, इसलिए आप नकल मुक्त परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है, बोर्ड की पहली प्राथमिकता है। तो नकल नहीं होना है, पहले ही आप आश्वस्त हो जाइए कि नकल नहीं होगी। तो हम अपने अकल का प्रयोग करेंगे, हम घर से पढ़कर जाएंगे, अपने आप हमारा प्रेशर रिलीज रहेगा। और परीक्षा पर समय से पहले पहुंच जाना ही आधा प्रेशर खत्म कर देता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। हमारा अगला प्रश्न है, सेंटर पर पहुंचने से पूर्व छात्रों को क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हम एक चीज और आपको बता दें कि इस समय मैक्सिमम सेंटर शहरों में पड़ते हैं या दूर दूर भेज दिए जाते हैं, तो थोड़ा उसमें एक चीज ये भी देखना चाहिए कि सेंटर जिस दिन हमारी परीक्षा हो रही है, हमको सेंटर जरूर जान लेना चाहिए, सेंटर किस क्षेत्र में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र हो, जब आप अगले दिन जाना चाह रहे हैं कहीं जाम में फंस जाइए। तो हम उन सभी चीजों को देख कर हमको सेंटर से के विषय सब जानकारी हमको प्राप्त कर लेनी चाहिए। और हमको क्या क्या कर लेना चाहिए। सबसे पहली चीज, प्रवेश पत्र हमको प्राप्त कर लेना चाहिए। अंक क्रमांक भली भांति हिंदी में और उसके वर्ड के अनुक्रम में घर पर लिखकर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। कलम, पेन, आप पेन 2 3 4 पेन आप खरीद लीजिए पहले से ही, और उसको अपने रफ की कॉपी पर उसको बाकायदा चला लीजिए, जिससे कि परीक्षा के समय लिखते समय आपके कलम की शार्पनेस बनी रहे। तो ये सावधानियां हैं। प्रवेश पत्र, टाइम टेबल, आप टाइम टेबल मिला लीजिए, क्योंकि आपके प्रवेश पत्र पर आपके विषय, दिनांक और उसमें फर्स्ट मीटिंग में है, मतलब मॉर्निंग में है कि इवनिंग है, सब कुछ लिखा रहता है। फिर भी आप टाइम टेबल से मिलान कर लीजिए। जहां कहीं आप पढ़ते हैं उस स्थान पर भी आप एक लिख कर आप वहां पर चस्पा कर लीजिए, जिससे कि आपको मालूम रहे हमारा कौन सा पेपर किस दिन है और किस मीटिंग में, मीटिंग जरूर ध्यान देना है।
कभी कभी मॉर्निंग और इवनिंग में बच्चे भूल कर जाते हैं, तो वो चीजें ना होने पावे, ये सावधानियां बहुत जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न है पंडित जी, प्रश्न पत्र पढ़ने और उत्तर लिखने के विषय पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दीजिए आप। प्रश्न पत्र पढ़ना और उत्तर लिखना, यही वास्तव में दो महत्वपूर्ण फैक्टर किसी भी परीक्षा के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए। सभी बच्चे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार यूपी बोर्ड ने आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया है, जिससे कि उस दौरान आप पेपर को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, उसके नियम सारे जान लीजिए, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का ये जान लीजिए। तो हम अपने छात्रों को ये सुझाव देंगे कि आप पेपर पाइए तो उसको शुरू से लेकर पहले पेज से, पहली लाइन से लेकर अंतिम पेज के अंतिम लाइन तक कम से कम 3 बार पढ़िए। 3 बार जरूर पढ़ना चाहिए। 15 मिनट समय है, 10 मिनट आप पढ़िए और 10 मिनट में आप 3-4 बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसको अपने दिमाग में उस पर क्या कैसे करना है आप मैपिंग कीजिए कि हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको भी देख लीजिए। और 5 मिनट, जब 10 मिनट में आपने पेपर पढ़ लिया, 5 मिनट जो बचता है उसको 1 to 1 जितने क्वेश्चन हैं उसको कैसे, कौन सा क्वेश्चन हमको पहले टेकअप करना है उस पर आप अपने ब्रेन में ब्रीफिंग कर लीजिए। लिखने के लिए जब 15 मिनट का समय बीत जाए तभी आप लिखना शुरू कीजिए। 15 मिनट जो बोर्ड ने आपको पेपर दिया पढ़ने के लिए, उस दौरान केवल आप पेपर पढ़िए, उसको समझिए कैसे कितने क्वेश्चन को हमको हल करना है, किस क्वेश्चन में हमको क्या रणनीति अपनानी है, ये सारी चीजें आप उसी 15 मिनट में तय कर लीजिए। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि बच्चे जैसे पेपर पाते हैं तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत सरल क्वेश्चन है, जो पेपर के लास्ट पेज में है। अब वहां तक पहुंचते पहुंचते बच्चों का समय खत्म हो जाता है, वो सही ढंग से प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। तो हम जब पूरा पेपर पढ़े रहेंगे तो हमको ये भी मालूम रहेगा कौन सा क्वेश्चन कहां पर है और हमको किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। अब रही बात लिखने की, वास्तव में 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं: बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी। बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होता है वो फैक्ट, उसमें डायरेक्ट आपको जो उसका आंसर होता है वो लिखना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो पेपर पूरा क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद फिर टिक लगाएंगे, फिर आंसर लिखेंगे। बिल्कुल गलत है। आप डायरेक्ट उत्तर लिखिए और जो उसमें रोमन या 1 2 3 करके आंसर है उसको, मतलब आप उसका आंसर क्या है उसको आपको लिखना है। अब क्वेश्चन की पूरी लाइन पढ़ी जाती है, कभी कभी लास्ट शब्द कुछ नहीं बोल देते हैं तो क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो जाता है। इसलिए जो भी क्वेश्चन है उसको आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़िए और तब उसका आंसर लिखिए। तो 100% फैक्ट वाला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा। अति लघुत्तरी क्वेश्चन, ये वास्तव में 1 लाइन, 1 वाक्य या 10 शब्दों वाला होता है लगभग, और ये भी 100% फैक्ट पर आधारित होता है, इसमें ज्यादा आपको व्याख्या नहीं करनी है। लघुत्तरी क्वेश्चन इस समय देख रहे हैं कि 2-3-4 सालों से कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है कि लघुत्तरी में भी 2 पार्ट कर दे रहे हैं, लघुत्तरी फर्स्ट और लघुत्तरी सेकंड। इस टाइप का फर्स्ट कर देते हैं 4-5 नंबर का, सेकंड कर देते हैं 5-6 नंबर का। वास्तव में लघुत्तरी क्वेश्चन 60% फैक्ट पर आधारित होता है और 40% विश्लेषण करने के लिए बच्चों को दिया जाता है कि कैसे वो 60% का विश्लेषण 40% के तहत कर ले रहे हैं, इस प्रकार वो होता है। रही बात जो लघुत्तरी सेकंड होता है वो भी ठीक इसी प्रकार का होता है, इसमें 1-2 नंबर बढ़ा देते हैं। इस पे एक्सप्लेनेशन जो है वो 50-50% का होता है, 50% फैक्ट और 50% उसमें एक्सप्लेनेशन, ये करने के लिए आता है। और जो चौथे प्रकार क्वेश्चन है वो दीर्घोत्तरी क्वेश्चन होता है, उसमें 40% फैक्ट होता है और 60% उसको एक्सप्लेन करना होता है, व्याख्या करनी होती है। तो ये 4 प्रकार के मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां आपसे व्याख्या करने के लिए कहा जाए वहां आप व्याख्या पर फोकस कीजिए, और जहां आपको फैक्ट लिखने के लिए कहा जाए वहां आप फैक्ट पर फोकस कीजिए। मैं अपने परीक्षार्थियों को एक विशेष सुझाव देना चाहूंगा कि आप क्वेश्चन सीरियल से हल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर आपके हर गतिविधि आपकी कॉपी के अनुसार वो देखता है कि अगर आपने उसको इधर उधर क्वेश्चन सही ढंग से नहीं लिखा, इधर उधर किया, तो वो आपकी कॉपी पढ़ते समय नाराज होता है और आपके नंबर कट जाते हैं। उसको असुविधा होती है, उसको असुविधा ना होने, एग्जामिनर को असुविधा, वो बिल्कुल एग्जामिनर अगर उसको असुविधा होगी तो आपका नंबर प्रभावित होगा। तो हमको अच्छी राइटिंग में लिखना चाहिए, सीरियल से लिखना चाहिए। ये सारे सामान्य दिशा निर्देश होते हैं परीक्षार्थियों के लिए, जिसका परीक्षार्थियों को अच्छा सा पालन करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हमारा अगला प्रश्न है, परीक्षा के पहले और परीक्षा के दौरान छात्रों को पढ़ने की कौन कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? परीक्षा के पहले और परीक्षा के बाद। परीक्षा के पहले हम एक अपने परीक्षार्थियों को बराबर बताते रहते हैं कि ट्रिपल पी का मतलब होता है कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये परीक्षा के पहले, मतलब आपका
P3 वाला फार्मूला। हाँ, ये P3 वाला फार्मूला हम अपने परीक्षार्थियों को बार बार बताते हैं कि ट्रिपल P का आप प्रयोग कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जितने चीजें आप पढ़ेंगे, शार्ट नोट्स बनाइए और उस शार्ट नोट्स का एक्सप्लेन कीजिए जी अपनी कॉपी में, और रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप रटने वाली चीजें आप छोड़ दीजिए। 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें रटने को कोई स्थान नहीं दिया गया। समझ कर लिखिए, आप किताब पढ़िए और समझ कर शार्ट नोट्स बनाइए और उस नोट्स को आप एक्सप्लेन करने की आदत डालिए। एक चीज और बताना चाहेंगे, एक सूत्र है पोमोडोरो, ये एक टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए परीक्षार्थी अगर लगातार लंबे समय तक पढ़ रहा है तो प्रति 25 मिनट पर 5 मिनट का उसको रेस्ट लेना चाहिए, ब्रेक, जिससे कि उसकी एकाग्रता बनी रहती है, ब्रेन पर थकान नहीं आती है और वो जो कुछ भी सीखेगा, जो भी कुछ भी पढ़ेगा, वह उसके ब्रेन में बहुत जल्दी याददाश्त बढ़ जाएगी। क्योंकि एकाग्रता, पोमोडोरो जो टेक्निक है, ये वास्तव में याददाश्त और एकाग्रता को बढ़ाती है जी। जिसमें उसका एक ही फार्मूला है कि हर 25 मिनट पर आप 5 मिनट का जरूर ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, चाय पीजिए या जो कुछ आप कर सकते हो, ब्रेक जरूर लीजिए जी। ये चीजें हमने परीक्षा के पहले वाली बताई। परीक्षा के दौरान आपकी रणनीति थोड़ा चेंज हो जाएगी। जहां आप अभी ज्यादा पढ़ते थे, अब आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, अब आपको ट्रिपल आर पर ध्यान देना है। ट्रिपल आर का मतलब यह है कि जितना कुछ आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। ट्रिपल आर का मतलब क्या हुआ, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। अब आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने नोट्स बनाया है, जो अभी तक आपने पढ़ रखा है, उसको कितनी बार रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं और आप अपने दिमाग में उसको बैठा लेते हैं कि जिससे सारी चीजें जो आपको दिमाग में बैठी रहेंगी उसका अपनी कॉपी में परीक्षा कक्ष के दौरान इजीली ढंग से लिख जाइए। यही मेन काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया पंडित जी। अंत में परीक्षार्थियों के लिए आप एक संदेश हम चाहेंगे कि आपके द्वारा दिया जाए। हम अपने परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा में जाने के पहले ये हमारी तरफ से जो अगर एक संदेश वाली बात हो तो हम चाहेंगे कि हमारे परीक्षार्थी 100% आत्मविश्वास के साथ परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें और नकल नहीं होगी। हमको परीक्षा कक्ष में किसी की सहायता नहीं लेना है और ना मिलेगी। इन सारी धारणाओं के साथ आप परीक्षा कक्ष में प्रवेश कीजिए। अगर आपके दिमाग में ये बनाया रहेगा हम कोई क्वेश्चन किसी साथी से पूछ लेंगे तो आपका ब्रेन सही ढंग से काम नहीं करेगा। नकल नहीं होनी है, सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में परीक्षा हो रही है और आपको बता दें कि 3 स्तरों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। विद्यालय स्तर पर श्रीमान प्रधानाचार्य जी द्वारा की जाती है, जिला विद्यालय निरीक्षक जिला स्तर पर करते हैं और राज्य स्तर पर वहां भी कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं। वो 3 स्तरों पर इस परीक्षा की निगरानी हो रही है। तो हमको पहले से ही आश्वस्त हो जाना चाहिए कि नकल नहीं होगी। हम जो तैयार करके गए हैं उसको हम 100% कॉपी में देकर आएंगे। पर कब दे पाएंगे, जब हमारे पास 100% आत्मविश्वास होगा, तभी हम परीक्षा में अच्छा कुछ कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आज की इस परिचर्चा में बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपके द्वारा प्राप्त हुआ जिससे हमारे दर्शक रूपी छात्रों को बहुत ही आत्मबल मिलेगा और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आपका हम अपने स्टूडियो में एक बार स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मित्रों, इसी परिचर्चा के साथ हम पांडे जी का पुनः एक बार धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।